Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding, and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys, first of all सबको मैं हैप्पी दिवाली और हैप्पी भाई दूज विश करना चाहता हूँ। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो काफ़ी दिन हो गए इधर वीडियोस बनाए हुआ है, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट एक चीज़ की रिक्वेस्ट मेरे पास लगातार आ रही थी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा। काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था बीच में मैं, तो वीडियो बना नहीं पा रहा था, लेकिन एक चीज़ की रिक्वेस्ट बार बार मेरे पास आ रही थी। तो उसी चीज़ पे आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एक Next.js का जो एप्लीकेशन है और वो डायनेमिक अगर है। पिछला जो वीडियो मैंने किया था वो मैंने किया था कि स्टैटिक एक अगर एक्सपोर्ट निकाल लें तो कैसे उसको हम एक नेटलीफाई पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। और नेटलीफाई एक हमारा स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरे पास बार बार आ रहा था आप लोगों की तरफ से, मेरे फेसबुक पे भी, वीडियो के कमेंट्स में भी, कि कैसे एक Next.js के डायनेमिक एप्लीकेशन को जिसको हम स्टैटिक एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं उसको कैसे एक सर्वर क्रिएट करके हम होस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे होस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप हमसे जानना चाह रहे थे। तो आज का वीडियो इसी चीज़ पे है कि कैसे हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं Next.js के एप्लीकेशन का। तो आपको भी पता है कि Next.js डायनेमिक ऐप डिप्लॉयमेंट, और मैं सबसे अच्छी चीज जो आपको एक बोनस मिलने वाला है वो ये है कि कैसे हम अपने Next.js के एप्लीकेशन को AWS की EC2 इंस्टेंस पे होस्ट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक पूरा इसी पे है, डिप्लॉयमेंट ऑन AWS EC2। तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं पहले आपको दिखा दूं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, हम अपने बिल्ड करेंगे, मतलब लोकली हम अपनी एप्लीकेशन को जो अभी तक बना रहे थे उसको हम लोकली एक बार बिल्ड करेंगे। बिल्ड करके स्टार्ट करके चेक करेंगे कि हमारा सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर सब कुछ सही चलता है तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहां पे कि हम AWS पे एक सर्वर क्रिएट करेंगे। गाइस, कैसे सर्वर क्रिएट होगा, कैसे सब कुछ होगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और वीडियो को कंटिन्यूअस देखना पड़ेगा। कहीं पे भी अगर आपने स्किप किया तो वो आपकी एक गलती हो सकती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट पे मैं आऊंगा, वो है बेसिक सेटअप ऑफ EC2। मतलब कि मैं EC2 सर्वर जो बनाऊंगा, इलास्टिक कंप्यूट जो क्लाउड हमारा है, तो उसके अंदर अगर मैं अपना सर्वर क्रिएट करना चाहता हूं और सर्वर क्रिएट करने के बाद मैं क्या बेसिक सेटअप करना जरूरी है अपने इस Next.js के एप्लीकेशन को चलाने के लिए, तो वो हम देखेंगे थर्ड स्टेप में। और फोर्थ और लास्ट स्टेप पे हम ये देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन को हम वहां तक कैसे डिप्लॉय करते हैं, स्टार्ट करते हैं और ब्राउजर में चला के एक बार फाइनली टेस्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले स्टेप के साथ। तो पहला स्टेप हमारा है बिल्ड एंड टेस्ट ऑन लोकल। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, मूव टू प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। मैंने ये गाइज, ये जो प्रेजेंटेशन आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा प्रेजेंटेशन भी मैं आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो और इसमें मैं वीडियो के लिंक्स भी दूंगा कि कभी भी आप इसको अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते अगर आपको वीडियो देखना हो और उस सेक्शन का देखना हो कि किस सेक्शन का आप कैसे काम कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको दूंगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीजें मैं आपको धीमे धीमे अच्छे से बताने वाला हूं। सब समझ में आएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। कहीं पे भी कोई भी चीज नहीं समझ में आनी है तो आपको मेरे से कमेंट में पूछना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाना है, वहां पे जाके npm run बिल्ड करना है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ चुका हूं। आपको दिख रहा होगा कि मैं अपने VS कोड पे हूँ। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा है npm run बिल्ड, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे npm run बिल्ड करता हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्ड कमांड चला दिया है, बिल्ड कमांड चल रहा है। बिल्ड कमांड के चलते ही नेक्स्ट चीज जो हमें करनी होगी वो करनी होगी नेक्स्ट स्टार्ट। ठीक है, npm run स्टार्ट, जो कि यहाँ से चलेगा। मैंने इसलिए यहाँ पे एक आपको ये पैकेज जेसन ओपन करके रखा हुआ है। गाइस, जब तक ये बिल्ड होता है
तब तक मैं एक छोटा सा अपडेशन जो मैंने किया हुआ, अगर आपने हमारा पूरा ये सीरीज देख रहे हो तो आपको हर एक चीज पता होगी कि कौन सा कोड कब आया, कैसे आया। तो एक चीज मैंने जो एडिशन किया है वो ये वाली लाइन का मैंने किया हुआ है, start:prod। मैंने एक कमांड एक्स्ट्रा बनाई है कि प्रोडक्शन में, मतलब जब हम अभी डिप्लॉय करेंगे EC2 में, वहां पे हम इसको पोर्ट 80 पे चलाने वाले हैं। यहाँ पे लोकली जो हमारा सर्वर चलेगा वो 3000 पे बाय डिफॉल्ट चलने वाला है, ठीक है। उसके लिए एक एक्स्ट्रा कमांड दिया है, इसलिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टार्ट -P80, राइट। -P का मतलब हो गया पोर्ट, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट में -P मतलब पोर्ट भेज रहे हैं 80, जिसका मतलब हम पोर्ट 80 पे चलाने वाले, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारा ब्राउजर का डिफॉल्ट हमारा पोर्ट होता है। ये हमारा बिल्ड हो चुका है गाइस। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि है हमारा नेक्स्ट स्टार्ट। एक बार हम फिर से यहाँ पे देख लेते हैं npm run start, जो कि हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, npm run start। तो सबसे पहले हमने क्या चलाया, npm run build। हम अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में गए, जाने के बाद npm run build किया, उसके बाद हम npm run start कर रहे हैं। इसका स्टार्ट होने का हम वेट करते हैं, जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही हम इसको पोर्ट 3000 पे चेक करेंगे। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसको फॉलो लिंक और कंट्रोल क्लिक करते हैं इस पे, तो ये हमको डायरेक्टली ब्राउजर पे ओपन करके दिखा देगा। तो ये हमारा ब्राउजर ओपन हो रहा है और ये पोर्ट 3000 पे हमारा एप्लीकेशन बिल्कुल सही चल रहा है। आई होप आपको बिल्कुल याद होगा कि हमारा एप्लीकेशन कैसे चल रहा था पहले लोकली पे भी और नेटलीफाई पे, जहाँ पे हम लोगों ने स्टैटिक डिप्लॉयमेंट किया था। अगर आपने ये नहीं देखा है, मेरी ये वीडियो नहीं देखी कि कैसे Next.js को अगर आप स्टैटिक एक्सपोर्ट निकाल रहे हो और उसको कैसे नेटलीफाई पे करना है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक अभी आपको आई बटन पे दिख रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक दे दूंगा। अच्छा, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये सारी चीजें हमारे बिल्कुल सही चल रही हैं और एक बार के लिए हम जल्दी से ऐड टू कार्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट किया और ये प्लस यहाँ पे होके 2 हो गया। कार्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास काउंट सब कुछ सही आ रहा है, ये सही चल रहा है। 2 करते हैं तो हमारा ये सही आ रहा है। इसका मतलब हमारा स्टेप नंबर 1 जो था वो हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका, बिल्ड एंड टेस्ट ऑन लोकल। तो हम लोकल में टेस्ट कर चुके हैं गाइस। तो ये आपको दिख रहा है, ये जो लिंक आएगा यहाँ पे आप क्लिक करके मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। जब भी आप इस जो पूरा प्रेजेंटेशन है ये अपने पास आप डाउनलोड करके रख सकते हो। आपके लिए मैं स्पेशली ये सारी चीज़ें क्रिएट करके रख रहा हूँ कि आपके पास एक नोट्स पूरा हो कि कैसे क्या क्या होना है। जब भी आपका मन करे आप इसको ओपन कर सकते हो, देख सकते हो। इस वीडियो के लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्टली इस सेक्शन पे हम आपको लेके आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप 2, जो कि है क्रिएट अ सर्वर ऑन AWS। तो सबसे अमेजिंग और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे हम आ चुके हैं। आई गेस बहुत लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा, तो ये एक बोनस है Next.js की सीरीज में कि आप ये भी जान सकते हो कि कैसे AWS पे मैं एक सर्वर को क्रिएट करूंगा। अगर आपको AWS के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से बताओ, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस पे एक नया सीरीज ला सकूं और AWS पे हर एक चीज़ को आपको समझा सकूं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं साइन इन। तो यहाँ पे लिखा है साइन इन इनटू द AWS। तो मैं AWS पे साइन इन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसलिए जानबूझ के इनकॉग्निटो टैब पे लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि हमें करना क्या है। ठीक है, मैंने हर एक चीज़ दी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने इस पे आपके लिए लिंक करके रखा हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे करोगे आप तो ये लिंक आपको मिल जाएगा और इस लिंक को हम लोग यहाँ पे ओपन करके दिखाते हैं। तो आप इस पे आ सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप सिंपली यहाँ पे जाके AWS टाइप कर सकते हो। क्या टाइप करना है आपको टाइप करना है AWS। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ AWS, ये आ गया AWS। जैसे आप अब AWS पे आते हो तो यहाँ पे टॉप राइट AWS के खुलते ही aws.amazon.com ये आपको ओपन करना है। ये ओपन होते ही
आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट एन AWS अकाउंट। तो अगर आपने AWS का अकाउंट नहीं बनाया है तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा कुछ स्टेप्स है। नाम, अपने ईमेल डिटेल्स आप भर रहे हो, भरने के बाद आपको यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपका पास स्टेप बचता है जो कि है लॉगिन का। तो जैसे ही आप साइन अप कर लेते हो तो आपके पास ऑप्शन आएगा साइन इन टू द कंसोल, राइट। अगर अभी आप देख रहे हो जहां पे मेरा कर्सर है उसमें लिखा हुआ है साइन इन टू द कंसोल, और इस पे मैं क्लिक करता हूं। तो हमारा स्टेप 1 कह रहा था कि हमें करना है यहाँ पे क्रिएट। तो मैं आता हूं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो साइन इन टू AWS कंसोल हमारा हो चुका है। मैं AWS कंसोल पे लॉग इन हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, मैं इसको बंद कर देता हूं, आपको डायरेक्टली यहां से दिखाता हूं। तो ये देखिए गाइज, ये लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, AWS मैनेजमेंट कंसोल, ये हमारा कंसोल आ जाएगा। उसके बाद जो मैंने कहा वो कहा है कि आपको जाना है ओपन EC2 सर्विस, EC2 सर्विस पे जाना है। कैसे जाओगे, आप यहाँ पे देखो, जहां पे मेरे कर्सर को अच्छे से फॉलो करना है, यहाँ पे देखो आप सर्विस लिखा हुआ है, सर्विस पे आप क्लिक करे हुए। तो सर्विस के क्लिक करने पे कंप्यूट पहला ऑप्शन, और कंप्यूट के अंदर ही पहला ऑप्शन है EC2 का। तो EC2 पे कर देना है जल्दी से क्लिक। EC2 पे क्लिक करने के बाद हमारे पास अब आता है स्टेप कि हम अपना सर्वर क्रिएट करें। तो गाइज यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ न्यू इंस्टेंस ऑफ Ubuntu 18। तो गाइज यहाँ पे मैं Ubuntu 18 को कंसिडर करके बना रहा हूँ। आप चाहो तो कोई भी टाइप का सर्वर ऑन कर सकते हो, लेकिन जो मैंने स्टेप दिए हैं यहाँ पे मैंने Ubuntu 18 के हिसाब से स्टेप दिया हुआ है। तो मैं जो प्रेफर करूंगा आपको कि आप Ubuntu 18 ही सेलेक्ट करो। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे इंस्टेंसेस पे, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखेगा इंस्टेंसेस, मैं इंस्टेंसेस पे आ गया हूँ, और इंस्टेंसेस में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास स्टेप आता है लॉन्च इंस्टेंस का। गाइज मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप मेरे कर्सर को अच्छे से फॉलो करो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक किया। लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करने के बाद ये सबसे पहले हमसे पूछेगा कि कौन सा AMI हम चूज करें, मतलब अमेजन मशीन इमेज, जो कि एक तरह का आप समझ लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ बेसिक चीजें इंस्टॉल्ड होती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा आपको Ubuntu, तो आपको जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा Ubuntu, और ये है Ubuntu सर्वर 20। तो मैं Ubuntu सर्वर 20 के साथ जा रहा हूँ। आप Ubuntu 18 के साथ भी जा सकते हो, बट यहाँ पे मैं Ubuntu 20 को ही सेलेक्ट कर रहा हूं। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंस्टेंस का टाइप। गाइस जब आप बिल्कुल न्यू रजिस्टर करोगे तो मैं यही कहूंगा कि आपको ये दिखेगा फ्री टियर एलिजिबल T2.micro पे, तो आपको सेलेक्ट करना है उसी ऑप्शन को। तो चूज एन इंस्टेंस टाइप के अंडर आपको सेलेक्ट करना है T2.micro, जो कि फ्री टियर एलिजिबल है, जिसमें आपके कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ेंगे until 1 ईयर। AWS में चार्जेस लगते हैं 1 साल के बाद। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप अपने इंस्टेंस बनाओ, इसकी टेस्टिंग कर लो। टेस्टिंग करने के बाद आप अपने इंस्टेंस को डिलीट ज़रूर कर देना। मैं उसको हमेशा याद दिलाता हूँ कि ज़रूर डिलीट कर देना, अदरवाइज वो आपको बिलिंग करता रहेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे कर लिया सेलेक्ट। अब नेक्स्ट करता हूँ कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स। इंस्टेंस डिटेल्स पे आता हूँ तो ये पूछता है कि कितने इंस्टेंसेस ऑन करने हैं हमें, इस तरह के, जिसको हम देख रहे हैं अभी। तो मैंने कहा कि मुझे एक ही इंस्टेंस ऑन करना है, लेकिन किस VPC में, जो कि मैंने कहा डिफॉल्ट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। गाइस इसके बारे में बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि अगर आपको AWS पे पूरा फुल फ्लेज एक सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए। सबनेट मैंने डिफॉल्ट रखा है। ये आता है इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसकी नाम है ऑटो असाइन पब्लिक IP। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है कि क्रिएट अ पब्लिक इंस्टेंस ऑन EC2। अगर पब्लिक नहीं बनाते हैं तो इसको हम अपने ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे मैं कहता हूँ ऑटो असाइन पब्लिक IP। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप देखोगे तो सेट होती है यूजिंग सबनेट सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट डिसेबल।
तो मैंने कहा जानबूझ के इसको सेलेक्ट किया और इसके अंदर जाके कर दिया इनेबल, मतलब ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, इस फील्ड की वैल्यू को मैंने कर दिया इनेबल। इनेबल करने के बाद हमें सिंपली क्लिक करना है नेक्स्ट पे, जिसपे लिखा है नेक्स्ट ऐड स्टोरेज। तो ये कह रहा है कि स्टोरेज मतलब एक तरह से आप समझ लो आप अपना कंप्यूटर, जैसे पुराने, जैसे हम लोग नॉर्मली कंप्यूटर क्या करते थे, पुराने नहीं कहूंगा, जैसे हमारे डेस्कटॉप्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, हम असेंबल करते हैं, राइट, कि हम उसमें हार्ड डिस्क लेते हैं, रैम लेते हैं, उसमें चीजें इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो हम लोग अभी क्या कर चुके हैं, हम लोगों ने T2 माइक्रो, मतलब ये एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर पर्टिकुलर कुछ जीबी का रैम होगा, कुछ नंबर ऑफ प्रोसेसर का कोर्स होगा, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट हैं उसमें। तो वो हम सबसे पहले सेलेक्ट कर चुके थे, जो कि हमारा T2 माइक्रो था। उसके बाद हम उससे पहले हमने AMI भी सिलेक्ट कर लिया था, लाइक कि उबुंटू सिस्टम हम बनाने वाले हैं। अब आता है कि हार्ड डिस्क हम कौन से लगाने वाले हैं और कितने जीबी के लगाने वाले हैं। तो इसमें हम वॉल्यूम का टाइप जनरल पर्पस SSD ही रखेंगे। हम क्या रखेंगे, जनरल पर्पस SSD वॉल्यूम का टाइप, और वॉल्यूम का जो साइज है 8 GB की जगह पे इसको 12 GB कर देता हूँ फॉर अ सेफर साइट। इसको मैं 12 GB कर देता हूँ, आप जितना भी चाहो कर सकते हो। और फाइनली स्टेप आता है ऐड टैग्स का। तो टैग्स में मैं एक स्टेप ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ नेम, ठीक है, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ अपना Next.js ई-कॉमर्स। आप अपने एप्लीकेशन का नाम रख सकते हो जो भी आपका मन हो, राइट। ये इसके बाद फाइनली नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। तो गाइस सिक्योरिटी ग्रुप एक तरह का आप समझ सकते हो कि फायरवॉल है, एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है। ये जो हम लोगों ने सिस्टम बनाया पब्लिकली, इसके कौन कौन से पोर्ट ओपन है, मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड से कौन कौन कनेक्ट कर सकता है, किस पोर्ट पे कनेक्ट कर सकता है, किस प्रोटोकॉल पे कनेक्ट हो सकता है, ये सारी डिटेल हम यहाँ पे देते हैं। अगर आप ऑलरेडी AWS के यूजर हो, आपके पास एग्जिस्टिंग है, तो आप एग्जिस्टिंग यूज कर सकते हो, अदरवाइज क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। तो स्टेप नंबर 6 जो कि AWS के इंस्टेंस क्रिएशन का स्टेप नंबर 6 है, जिसमें हम कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप करते हैं, इसके अंदर मैंने सेलेक्ट किया क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। अब आता है सिक्योरिटी ग्रुप का नाम। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम हम क्या देना चाहते हैं, हमने कह दिया कि Next.js ई-कॉमर्स, ठीक है। ये मैंने सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम रख सकते हो और कुछ भी डिस्क्रिप्शन रख सकते हो, अभी मैंने यही रखा। तो इसमें लिखा है कि पोर्ट SSH वाला जो पोर्ट है 22 पोर्ट है, वो 0.0.0 मतलब कि एनीवेयर, किसी भी जगह से वर्ल्ड की कहीं से भी किसी भी IP से हो आप कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ SSH, क्योंकि वो तो बेसिक जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी हम लोग आगे देखेंगे उसके बारे में। अच्छा, अब हमने क्या कहा था, एक चीज याद करो कि हम सर्वर किस पोर्ट पे चलाने वाले हैं। करेक्ट, हम चलाने वाले हैं पोर्ट 80 पे। तो इसलिए हमें वो वाला पोर्ट भी ओपन करना पड़ेगा, किसके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे गए, हम यहाँ पे कस्टम TCP रूल पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे 80 लिख सकते हैं, बट हमारे पास प्री डिफाइंड है। हम कैसे जाएंगे, HTTP का जो पोर्ट है वो क्या है, पोर्ट 80 है। और यहाँ में मैंने कस्टम की जगह सोर्स में मैंने कस्टम की जगह क्या कर दिया, एनीवेयर का मतलब हो गया कि कहीं से भी हम पोर्ट 80 पे कनेक्ट कर सकते हैं इस सर्वर के साथ। फाइनली आता है हमारे पास रिव्यू एंड लॉन्च। तो हम करते हैं रिव्यू एंड लॉन्च और यहाँ पे किया मैंने लॉन्च। जैसे ही लॉन्च पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग की पेयर और क्रिएट एन न्यू की पेयर। अब ये क्रिएट न्यू पेयर करें या सेलेक्ट करें, बट ये की पेयर है क्या, एक्चुअली की पेयर एक तरह का पेम फाइल है, एक तरह का की है जिसको हम यूज करेंगे फ्यूचर में अपने लोकल सिस्टम से सर्वर, जो ये हम सर्वर बना रहे हैं, इसके साथ SSH कनेक्शन बिल्ड करने के लिए इस की जरूरत है। हमें इतना समझ में आया, SSH की जरूरत है क्योंकि हम लोकल से अपने इस सर्वर को कनेक्ट करेंगे आने वाले टाइम पे, और कोई रास्ता नहीं है EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत ही मोस्ट यूज्ड तरीका है, यही करना है आपको, ठीक है।
हमने क्या कहा कि चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं AWS के, तो हो सकता है आपके पास कोई एग्जिस्टिंग की पेयर हो। अगर नहीं है तो आपको सेलेक्ट करना है चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर की जगह पे क्रिएट ए न्यू की पेयर। मैंने सेलेक्ट किया क्रिएट ए न्यू की पेयर और इस की पेयर का नाम रखना है। मैंने रख दिया Next.js ई-कॉमर्स, ठीक, ये नाम रख दिया मैंने कहा डाउनलोड की पेयर। इसका स्टेप यही है, दोबारा आप कभी भी डाउनलोड नहीं कर पाओगे, तो इसको बहुत संभाल के बहुत सही जगह पे आपको रखना है, ठीक है। मैंने इसको अभी रख लिया डेस्कटॉप पे और इसको कर लिया सेव। अब फाइनली मैंने यहाँ पे किया लॉन्च इंस्टेंसेस, इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे इंस्टेंस मतलब हमारा सिस्टम जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन बनाया वो सेटअप हो रहा है, करेक्ट। तो वो हमारा इंस्टॉल हो जाए, मतलब पूरी तरीके से लॉन्च हो जाए, तो हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं यहाँ पे और देखते हैं उसका क्या स्टेटस है अभी। तो अगर अभी देखें तो इंस्टेंस का स्टेट रनिंग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टेटस चेक करें तो इनिशियलाइजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल टिक आ जाएगा हमारे पास ताकि हम इसको साथ कनेक्ट हो पाए। तो हम थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे ये देखने के लिए कि इनिशियलाइजिंग होने के बाद हमें यहाँ पे क्या दिखाता है। तो ये बहुत ही जल्द यहाँ पे हमें कंप्लीट होते दिखेगा। इनिशियलाइजिंग हो रहा है, इनिशियलाइजिंग होते ही आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। अगर अभी आप चेक करोगे तो यहाँ पे डिटेल्स में आप देख सकते हो, जिसकी मैं बात कर रहा था कि पब्लिक है। अगर पब्लिक होगा तभी आपको ये पब्लिक IPv4 एड्रेस मिलेगा, जो कि IP एड्रेस है। इसी IP एड्रेस पे हम अपने फ्यूचर में, अभी आने वाले स्टेप्स में हम देखेंगे कि कैसे हम इसी स्टेप पे, मतलब इसी एड्रेस को यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि हम यहाँ पे अपने इंस्टेंस को क्लिक करेंगे, उसके नीचे फिर इंस्टेंस की समरी ओपन होगी और इंस्टेंस के समरी के अंदर ही पब्लिक IP एड्रेस होता है। तो पब्लिक IP एड्रेस भी है और पब्लिक IP DNS भी है, बट मैं आपको कहूँगा कि आप जो ये IP एड्रेस है इसी को यूज करो। गाइस, जितनी बार भी आप इस इंस्टेंस को, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं एडिशनल बता रहा हूँ आपको जब तक ये इनिशियलाइज हो रहा है, कि जितनी बार भी आप अपने इस स्टेट को, मतलब इस आपके जो भी इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस को जब भी आप बंद करेंगे, बंद करने के बाद जब आप ओपन करोगे तो इसका जो IP एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। तो जब भी आप बंद करो, बंद करने के बाद अगर आप ओपन कर रहे हो तो इसका इंस्टेंस का पब्लिक IP एड्रेस दोबारा, जैसा भी हम लोगों ने देखा वैसे दोबारा आके एक बार जरूर चेक करें और वही IP एड्रेस यूज करें। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो उसके लिए इलास्टिक IP होती है, जिसको हम इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें अभी नहीं बताऊंगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ऑलरेडी मैं जानता हूँ कुछ लोगों के लिए बहुत सारी ये नई चीज़ें हैं, बहुत कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लगभग इनिशियलाइज होने ही वाला है। जैसे इनिशियलाइज हो जाएगा तो फिर हम इसके आगे के स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मैं तब तक चलता हूँ अपने प्रेजेंटेशन पे और देखता हूँ कि क्या हमारा कोई स्टेप बच रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्रिएट सर्वर ऑन AWS, हम लोग सर्वर क्रिएट कर चुके हैं जो कि अभी इनिशियलाइजिंग मोड पे है। तो ये स्टेप कंप्लीट है और यहाँ के बारे में पूरा अगर आपको जानना हो, जो भी मैंने अभी बताया है वो आपको जब भी ये प्रेजेंटेशन आप देखोगे तो इस पर क्लिक करते ही डायरेक्टली हम आपको स्टेप 2 पे लेके आ जाएंगे। आप आराम से फिर से देख के घर पे ट्राई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे हमें बेसिक सेटअप ऑफ EC2 इंस्टेंस, मतलब EC2 इंस्टेंस के अंदर बेसिक क्या क्या हमें सेटअप करने जरूरी है। आपको भी पता है जब आप एक न्यू कंप्यूटर खरीद के घर लाते हो तो आपको भी बहुत सारी चीजें सेटअप करनी पड़ती हैं। कुछ तो आपको कंप्यूटर शॉप वाला सेटअप करके दे ही देता है, बट कुछ चीजें आपको और भी आप चाहते हो कि उसमें सेटअप करना, जो चीज़ों पे आप काम करोगे। फॉर एग्जांपल गेम खेलोगे तो गेम से रिलेटेड आप सॉफ्टवेयर डालोगे, गेम्स डालोगे, आप कोई कोडिंग का काम करते हो उससे रिलेटेड चीज़ें डालोगे, राइट। तो हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है, जैसे मैंने कहा था टिक आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे टिक आ चुका है। 2x2 चेक्स, मतलब यहाँ पे स्टेटस चेक हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब इस सिस्टम के साथ, इस सर्वर के साथ अब हम कनेक्शन बना सकते हैं। तो कनेक्शन बनाने के लिए हमें करना क्या है, हमें अपना टर्मिनल ओपन करना है। गाइस, मैं अभी यहाँ पे लाइनक्स सिस्टम पे हूँ, मैं उबुंटू सिस्टम यूज कर रहा हूँ। इसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कैसे आप कनेक्ट करोगे। विंडोज सिस्टम पे हो तो PEM से आपको PPK फाइल बनानी पड़ेगी,
जिसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं वो आप स्टेप्स देख सकते हो, राइट। आपको बहुत ही इजी गूगल पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे इसको कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल में आने के बाद हमें क्या करना है, जाना है उस फोल्डर पे जहां पे मैंने जो पेम फाइल, जो AWS ने मुझे पेम फाइल दी है उसको डाउनलोड किया है, मैं उस फोल्डर पे जाऊंगा। तो मैं चल रहा हूँ CD डाउनलोड्स में, यहाँ पे आ गया हूँ। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके साथ करना है कनेक्ट। कैसे करना है वो आपको मैं कमांड बताता हूँ। हमें यहाँ लिखना है SSH-i और i के बाद यहाँ पर लिखना है उस फाइल का नाम जो हम लोगों ने डाउनलोड किया, ठीक है। तो हमारे पास है next.js, उसके बाद e-commerce, ठीक है। तो एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पे जो हमने डाउनलोड किया था वो डाउनलोड कहाँ हुआ है, जस्ट फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे डेस्कटॉप पे सेव है। तो मैं आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, CD SSH-i और यहाँ पे आ जाता है, करेक्ट। SSH-i के बाद यहाँ पे चलते हैं हम, बट इससे पहले हमें चलना पड़ेगा अपने डेस्कटॉप में। हम अभी इस वक्त हैं डाउनलोड्स में, यहाँ पे मैं चलता हूँ /desktop, राइट। यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे करना है कनेक्ट। SSH-i का मतलब हो गया इनपुट, और फाइल का इनपुट हम यहाँ पर लेने वाले हैं। और -i में इनपुट लेने में हमने लिया यहाँ पे अपने उस फाइल को, उसका नाम है next.js ecommerce.pem, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने यूजर का नाम लिखना है। मतलब कि जो सर्वर, जिस सर्वर पे हम कनेक्ट होना चाहते हैं उस सर्वर पे हम किस यूजर के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं। ये इस तरह से हो गया की, और एक हो गया कि कौन सा यूजर कनेक्ट होना चाहता है। तो बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है उबुंटू सिस्टम जो हम इंस्टॉल करते हैं AWS के अंदर, उसका यूजर नेम होता है उबुंटू। @ किस होस्ट पे, उस सर्वर का एड्रेस क्या है, तो उबुंटू मतलब ये यूजर जो कि इस सर्वर पे है। तो सर्वर का एड्रेस यहाँ पे हमें लिखना है। सर्वर का एड्रेस कैसे मिलेगा, जैसे भी हमने बताया था। आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पब्लिक IP। इस पब्लिक IP को कर लेना है कॉपी, इसको आप कॉपी कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे कर दोगे पेस्ट करके इंटर मारो और इसको यस कर दो। तो एक ये एरर जरूर आएगी जो कहता है कि अनप्रोटेक्टेड प्राइवेट की फाइल, मतलब जो ये हमें की दी गई है ये अनप्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इसका अभी जो परमिशन है फाइल की वो सही नहीं है। तो इसको फाइल की परमिशन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे chmod, ठीक है, next.js वाली वो फाइल का नाम, और chmod के बाद हम लिखेंगे 400 और उस स्पेस फाइल का नाम लिख दिया। और फिर से अब कनेक्ट करके देखते हैं, अब ये शायद कनेक्ट करने हमें दे देगा। गाइस आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे अपने सर्वर पे पहुंच चुके हैं। तो अभी जो ये टर्मिनल दिख रहा है ये हमारे सर्वर का टर्मिनल दिख रहा है। अब जो भी हम करेंगे वो हमारे सर्वर पे होंगी चीजें, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमने ये स्टेप 1 कर लिया है। पार्ट 3 का, हमारे पार्ट 3 के अंदर का स्टेप 1 हो चुका है। अभी कह रहा है कि इंस्टॉल Node.js एंड npm। तो कह रहे हैं Node.js इंस्टॉल करने को, तो हम क्या स्टेप यहाँ पे जो कमांड दिया वही चलाएंगे। और उससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने पैकेजेस को अपडेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे sudo apt अपडेट। तो गाइज ये तभी होगा जब आपने उबुंटू सिस्टम लिया हुआ है। तो मैं हमेशा ये बार बार बोल रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये सब कुछ उबुंटू सिस्टम को कंसिडर करके मैंने स्टेप्स बताए हैं। मतलब कि जो सर्वर EC2 सर्वर बनाया वो मैंने उबुंटू बनाया है। तो जो कमांड्स वगैरह चलेंगी वो उबुंटू के हिसाब से चलेंगी, लाइनक्स उबुंटू सिस्टम के हिसाब से चलेंगी। तो एप्ट अपडेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास है sudo apt install, sudo apt install next.js, ये हो गया, ठीक है। ये कह रहा है कि क्या अनेबल टू लोकेट पैकेज next.js। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं npm, अभी आपको देखेंगे npm, देखो npm। ये कह रहा है कि sudo apt install npm, राइट। इसी तरह से अगर मैं करूँ नोट, तो ये कह रहा है कि sudo apt install node.js, ये कमांड हमें लिखनी है। देखा, apt install next.js हमने लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखना है हमें, node.js। समझ में आ गया? यस करते हैं node.js। तो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं।
बहुत ही कम टाइम लगता है गाइज, यहाँ पे बहुत ही फास्ट चलती हैं AWS पे चीज़ें, आपको समझ में भी नहीं आएगा, बहुत जल्दी फटाफट से बिल्कुल काम होता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा है sudo apt install npm। तो हम यहाँ पे करते हैं sudo apt install npm। यस, 610 MB का है, लेकिन आप देखना कि कितनी जल्दी हो जाएगा ये। AWS के सर्वर पे जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है, बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं, बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें डाउनलोड भी हो जाती हैं। तो AWS के सर्वर पे देखो आप, ये चल रही हैं चीज़ें कितनी फास्ट, फटाफट चल रही हैं चीज़ें, राइट। तो ये इंस्टॉलेशन हमारा हो रहा है, apt install npm तक हमारा हो गया है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास स्टेप फॉरएवर का। फॉरएवर का क्या यूज है, क्यों यूज कर रहे हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ। जब तक ये चल रहा है तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि फॉरएवर का क्या काम है। देखो गाइस, जो फॉरएवर होता है, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी चलाएंगे, अभी लोकली हम लोग ने कैसे चलाया था, npm run start, ये चलाया था। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, npm run start चलाया था, देखो यहाँ पे, ठीक, इसलिए चल रहा है। बट मान लो कि टर्मिनल बंद कर दिया तुमने, ठीक, अगर अभी आप चेक करोगे तो ये लोकली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, ठीक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके इस टर्मिनल को कर दिया किल, टर्मिनल बंद कर दिया। मतलब कि जो मैंने SSH करके ये जो एक टर्मिनल खुला था, वो टर्मिनल को कर दिया मैंने बंद, टर्मिनल बंद हो जाएगा। अब क्या हो गया, कनेक्शन बंद हो गया। आप देखते हैं क्या हमारा ये स्टिल चल रहा है, लोकल सर्वर हो गया ना बंद। तो मतलब हमें जब तक वो टर्मिनल खुला रहेगा तब तक तो वो कमांड चलती रहेगी, जब से टर्मिनल बंद करेंगे तो वो कमांड भी बंद हो जाएगी, और कमांड बंद होते ही हमारा सर्वर बंद, सर्वर बंद होते ही ये चीज आनी शुरू हो जाएगी। अब हमें चाहिए था कोई एक ऐसा चीज जो हमारे कमांड को फॉरएवर हमेशा चलाता रहे, करेक्ट। तो हमेशा चलाते रखने के लिए हमारे पास आता है फॉरएवर। फॉरएवर ये भी एक नोड का पैकेज है, इसको आप npm install -g करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो आई होप हमारा npm इंस्टॉल हो चुका है, थोड़ा सा चीज़ें बची हैं, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, आप इसके बाद सीधे npm इंस्टॉल फॉरएवर कर सकते हो। फॉरएवर के थ्रू चलाई गई चीज़ें जब तक चलती रहेंगी, जब तक आप पूरा सिस्टम ही बंद ना कर दो। सिस्टम बंद करोगे तभी बंद होगा, राइट। तो हम अभी npm इंस्टॉल करते हैं, अब देखते हैं, जैसे इसका वेट करते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ये हो जाएगा, 91% ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद हम देखते हैं। तो आई होप गाइस, अभी तक मैंने जितना बताया है, जितना मैं अभी बता रहा हूँ, इतना आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियोस Next.js की, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। मैंने हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में प्रॉपरली चीज़ें समझाने की कोशिश की है। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कमेंट में जैसे अभी पूछते हो वैसे आप ज़रूर पूछते रहना। हाँ गाइस, अगर आप मेरे से पर्सनली 1-to-1 कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और मैंने इस प्रेजेंटेशन में अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया हुआ है। तो अगर आप कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी कुछ पूछना हो जो वीडियो में ना समझ में आया हो, गाइस मेरा पर्पस यहाँ पे सिर्फ एक है कि जितना भी थोड़ा सा भी अगर मेरे पास नॉलेज है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसको मैं क्लियर कर सकूँ। तो यहाँ पे ये हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, मतलब इंस्टॉलेशन का जो फर्स्ट पार्ट था डाउनलोड वो हो चुका है। अब यहाँ पे पूरी तरीके से हमारी अनपैक हो रही है और अनपैक होके हमारे सिस्टम पे ये इंस्टॉल हो रहा है। तो जस्ट वेट करते हैं कुछ और सेकंड्स और ये हमारा हो जाएगा। लगभग ये 60-70% हो चुका है, बहुत ही स्पीड में हो रहा है। आप खुद देख सकते हो कि कितनी स्पीड में चीज़ें हो रही हैं, राइट। इट्स ऑलमोस्ट डन। इसी चीज़ को अगर मैं अभी लोकल में करता तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता। आपको भी पता है हमारा लोकल सिस्टम इतना फास्ट नहीं होता, बट ये सर्वर के जो AWS के जो सर्वर्स हैं बहुत ही फास्ट है, इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ AWS को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हो गया सेव, राइट। तो यहाँ पे अभी
ये इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कहता है कि हमें sudo npm install -g forever। तो जैसे कि इस ड्यूरेशन में मैंने आपको बताया कि फॉरएवर का क्या काम है, अब हम लोग चलते हैं फॉरएवर के इंस्टॉलेशन के लिए। अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक बार ये चेक कर लेते हैं कि हमारा npm इंस्टॉल हुआ है कि नहीं है, नोड इंस्टॉल हुआ है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले उनके वर्जन्स चेक कर लेंगे। npm वर्जन सही है, नोड भी चेक कर लेते हैं, नोड -v, नोड का वर्जन भी सही है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो चुकी हैं। अब हमें sudo npm install, यहाँ पे क्या करना है, sudo npm install g मतलब हम ग्लोबली इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, और फॉरएवर को हमने ग्लोबली इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा फॉरएवर इंस्टॉल हो रहा है। कुछ देर रुकते हम लोग। हो चुका, तो हमारा फॉरएवर इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा बचता है कि टेक द गिट क्लोन ऑफ द एप्लीकेशन। हमें अपने एप्लीकेशन का गिट क्लोन लेना है जो हम लोग ने अभी तक बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमने आपको बताया था कि ये चेंज करना है, इस चेंज को कर देते हैं पब्लिश। तो गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मास्टर पे ये हम लोग पैकेज जेसन पे चेंज है, तो हम इसको जल्दी से कमिट कर लेते हैं। पैकेज जेसन चेंज फॉर prod डिप्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं इसको पुश, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। यहाँ पे हम इसको पुश कर देते हैं, बस कुछ ही सेकंड लगेंगे इसको पुश होने में। ये पुश हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें चलना है अपने गिटहब पे। हम चलेंगे अपने गिटहब पे, यहाँ पे गिटहब पे चल के हमें उसका निकालना है क्लोन वाला URL। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं, ये हमारा ओपन हो रहा है गिटहब पे, ये ओपन हो गया। और यहाँ पे जहाँ पे कोड लिखा है ग्रीन कलर का, उसको हमें करना है क्लिक करने पे हमें HTTPS वाले का यहाँ से कर लेना है कॉपी करने के बाद यहाँ चल के हम अपने प्रोजेक्ट पे टर्मिनल पे चल रहे हैं। और टर्मिनल पे जहाँ पे भी हैं वो होता है हमारा होम। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो कि आप करेंटली कहाँ पे हो। तो हम करेंटली home/ubuntu पे हैं सर्वर पे, और यहाँ पे हमें चल के लिखना है गिट हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। अगर नहीं होगा तो आप गिट के इंस्टॉलेशन का स्टेप इजीली निकाल सकते हो गूगल से, उसको फॉलो करके गिट इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे गिट हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ पे सीधे चलता हूँ गिट क्लोन करने को। यहाँ पे मैंने कहा गिट क्लोन और कर दिया पेस्ट अपनी URL को। जो URL अभी हम लोगों ने कॉपी किया था उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे क्लोन हो चुका। आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पे चीज़ें कितनी फास्ट हो रही है। तो यहाँ पे हमारा ये इंस्टॉलेशन मतलब हमारा जो एप्लीकेशन था वो सर्वर तक पहुँच चुका है। ठीक है, अब हमें चलना है अपने उस फोल्डर के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिक सेटअप ऑफ EC2 इंस्टेंस की, EC2 इंस्टेंस के अंदर जो हम लोगों ने सर्वर क्रिएट किया था स्टेप नंबर 2 पे, उसके अंदर क्या क्या बेसिक सेटअप करना था वो हम कर चुके हैं 3rd स्टेप पे। अब हमें चलना है 4th स्टेप पे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि आगे इसके साथ क्या क्या करना है। तो गाइस बार बार मैं वही कह रहा हूँ, ये हर एक सेक्शन के वीडियोस आपको इस प्रेजेंटेशन में मिलेंगे। आप इस प्रेजेंटेशन को अपने पास डाउनलोड रखो और इसको अपने पास अच्छे से रखो ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसको रेफर कर सको। अब आ जाते हैं हम लोग 4th और आखिरी स्टेप पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगा और कैसे हम लोग इस सर्वर को चला सकेंगे। तो हम क्लोन फोल्डर में आ चुके हैं। गो टू क्लोन फोल्डर कह रहा है, तो हम करके CD यहाँ पे लिखेंगे I live for coding Next.js e-commerce, यही फोल्डर का नाम है। इसके अंदर हम आते हैं क्योंकि ये रिपोजिटरी के नाम से ही फोल्डर बनता है गिट पे। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है रन द फॉलोइंग कमांड। सो जैसे कि हम एक प्रोजेक्ट को, नोड बेस्ड प्रोजेक्ट को जब भी हम अपने पास लाते हैं उसमें सबसे पहले क्या करते हैं npm इंस्टॉल, ताकि
जितने भी उसमें पैकेजेस हो वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए। तो हमने चला दिया है npm इंस्टॉल। यहाँ पे अभी जितने भी पैकेज जेसन में हमारे पास होंगी पैकेजेस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल होंगी। तो कुछ सेकंड रुकते हैं इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने तक, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो इंस्टॉलेशन हमारा जल्द से जल्द कंप्लीट हो चुका है और अब हमारे पास आता है नेक्स्ट और फाइनल स्टेप, जहाँ पे हम अपने सर्वर को ऑन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा npm इंस्टॉल हो चुका है। अब सेकंड स्टेप हमारा जो बचता है वो ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे npm run build, क्योंकि हमें बिल्ड करना ज़रूरी है, बिल्ड करना है गाइस। यहाँ पे ये चीज़ अगर मिसिंग है तो मैं भी ऐड कर दूंगा, लेकिन हमारा सेकंड स्टेप npm run build का ही होगा। तो ये बिल्ड हो जाने के बाद फिर हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बिल्ड चल रहा है, हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं। तो हमारा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं इस स्टेप पे जहाँ पे हमें करना है अपने सर्वर को स्टार्ट, लेकिन फॉरएवर के साथ। क्यों, उसका रीज़न मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, और वहाँ पे मैंने बताया है कि फॉरएवर का क्या काम है और फॉरएवर का यूज़ करके ही क्यों हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे सूडो फॉरएवर। सूडो हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम 1024 से नीचे के पोर्ट्स यूज़ करने वाले हैं, पोर्ट 80 जो कि 1024 से नीचे, और 1024 के नीचे के जितने भी पोर्ट होते हैं उसके लिए हमें रूट परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, एडमिन प्रिविलेजेस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम सूडो यूज़ कर रहे हैं। तो ये उबुंटू लाइनक्स के कमांड्स हैं, ठीक है। तो सूडो फॉरएवर स्टार्ट -c कमांड आ गया यहाँ पे, और करना क्या है npm run start :prod। आपको भी पता है ये हम लोगों ने नया बनाया था, ठीक है। और किस डायरेक्टरी के अंदर चलाना है इस कमांड को, इस करंट डायरेक्टरी के अंदर, इसलिए मैंने डॉट और स्लैश मार दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एक बार इसको चेक करने के लिए मैं स्पेशली ये चीज़ बता रहा हूँ, ये आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैंने क्या किया, फॉरएवर लॉग्स, एक बार लॉग्स चेक कर लेते हैं। अभी कोई भी लॉग्स नहीं बन रही है, यहाँ पे कोई भी लॉग्स नहीं दिखा मेरे को, राइट। तो एक बार हम ये देखते हैं, ये कमांड अगर हम चलाते हैं तो ये बताएगा कौन से पोर्ट पे कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं इसको चलाता हूँ तो ये कहता है कि अभी ये वाला जो टूल है वो इंस्टॉल नहीं है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कमांड, तो करके यहाँ करते हैं पेस्ट, राइट। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये एडिशनल जो रिक्वायरमेंट होती है चीज़ देखने की कि चल रही कि नहीं चल रही, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया ये चल जाएगी, बट अगर नहीं चलती तो आप कैसे डिबग करोगे, कैसे देखोगे। तो यहाँ पे मैंने चलाया netstart-tulnp, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पोर्ट 80 पे कुछ चल रहा है हमारा, करेक्ट। पोर्ट 80 पे हमारा कुछ ऑन हो चुका है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट। तो ये हमारा, इसका मतलब पोर्ट 80 पे जो हमारा चलाना था वो चल गया। अब क्या है, फाइंड द पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ द इंस्टेंस ऑन AWS कंसोल। तो AWS कंसोल पे यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये हमारा AWS कंसोल है। यहाँ पे हमारे पास पब्लिक आईपी है इसकी, जो कि ये है। इसको कर लिया यहाँ से कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है सीधे इसको चलाना है, ओपन द एड्रेस ऑन द ब्राउजर। तो यहाँ चलते हैं ब्राउजर पे, इसको करते हैं पेस्ट और मारते हैं इंटर। देखते हैं हमारा एप्लीकेशन चलता है कि नहीं चलता है। यस, ग्रेट। तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे हो चुका है होस्ट, और देखते हैं यहाँ पे जो हमारे बेसिक चीज़ें हैं कार्ट वगैरह वो चल रही कि नहीं चल रही। तो हम अबाउट अस पे चलते हैं। ग्रेट, अबाउट अस हमारा पेज खुल रहा है, बिल्कुल सही है। और एक बार हम फिर से होम पे चलते हैं। होम पे चल के यहाँ पे करते हैं ऐड टू कार्ट। बिल्कुल कार्ट पे ऐड हो रहा है चीज़ें। यहाँ पे देखो गाइस 2 हो चुका है, इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। और यहाँ पे भी इंक्रीज करके देख लेते हैं इंक्रीज हो रही कि नहीं हो रही है। बिल्कुल सही है, इंक्रीज हो रहा है, और चेकआउट तक भी सारी चीज़ें सब सही चल रही हैं। तो जितना हम लोग ने भी क्रिएट किया था वो सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। अभी कहीं पे कोई भी हमारे साथ इशू नहीं आया। तो कैसे हम लोग ने, अब ये पूरा एप्लीकेशन अगर आपका डायनेमिक भी है तो बिल्कुल एग्जैक्टली चलेगा।
आपके डेटाबेस को भी फिर होस्ट करना पड़ेगा। तो गाइज अगर आप डेटाबेस के साथ कनेक्टेड अगर कोई एप्लीकेशन है आपकी जहां पे आपका Node.js का एप्लीकेशन भी चल रही है, उसके साथ कनेक्शन भी है, तो वो सारी चीजें आपको यहीं पे EC2 इंस्टेंस पे भी लाके होस्ट करना पड़ेगा। उसके सबके अलग अलग स्टेप्स है, तो वो डिटेल में नहीं जाते क्योंकि हम Next.js के एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर Next.js के एप्लीकेशन को हम कैसे AWS के सिस्टम पे क्रिएट करके ला सकते हैं वो मैंने आपको बताया। तो गाइज अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मेरे से 1-to-1 कन्वर्सेट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।